गुड इवनिंग स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर वेल। लास्ट क्लास में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के डेफिनेशन के बारे में पढ़े थे, याद है या नहीं? दिमाग में जोर डालिए तो याद आ जाएगा। तो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़े थे? कार्टेशियन प्रोडक्ट के डेफिनेशन के बारे में पढ़े थे। सब लोग पढ़े हैं ना? घर में पढ़िए, सब अच्छे से पढ़िए तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। इतना भी बड़ी कुछ बात नहीं है, बहुत ही इजी चीज है। आप कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़िए, थोड़ा 2-4 एग्जाम्पल कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम भी यहाँ पे बाद में कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। आज हम कुछ रिमार्क्स पढ़ने वाले हैं। जैसे कि अगर आपको बोला जाए कि यहाँ पे दो पेयर्स है ए बी एंड सी डी, आपको पूछा जाए कि ये दो पेयर्स कब इक्वल होगा, आप बता सकते हैं? पता है आपको? नहीं पता है तो चलिए जान लीजिए। ये दो पेयर्स है ए बी एंड सी डी, व्हेन दिस पेयर्स विल बी इक्वल। ये कब इक्वल होगा? यहां पे एक स्टेटमेंट आप जानेंगे कि टू पेयर्स ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी if and only if A equals to C, B equals to D, A equals to C and B equals to D। इसका फर्स्ट एलिमेंट उसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ इक्वल होगा, इसका सेकंड एलिमेंट उसके सेकंड एलिमेंट के साथ इक्वल होगा। अगर ऐसा हुआ तो हम बोल सकते हैं कि ये दो पेयर्स इक्वल है। तो यहाँ पे आप एक फ्रेज देख रहे हैं, इफ एंड ओनली इफ। ये क्यों लिखा गया है आपको पता है? अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं ये क्यों लिखा गया है। चलिए जानते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ए बी इक्वल टू सी डी हुआ, मतलब दो पेयर्स इक्वल हुआ, तो वहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ए सी के साथ इक्वल होगा, बी डी के साथ इक्वल होगा। समझ में आ गया ना? फिर एक बार बोल देता हूं कि अगर ए बी एंड सी डी टू पेयर्स इक्वल हो गए तो वहां से वी कैन कंक्लूड कि ए सी के साथ इक्वल होगा, बी डी के साथ इक्वल होगा। फिर चलिए उल्टा देखते हैं। अगर ऐसा हुआ कि ए सी के साथ इक्वल हो गया और बी डी के साथ इक्वल हो गया, तो वहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ए बी एंड सी डी ये दो पेयर्स इक्वल होंगे। समझ में आया? चलिए आपको एक एग्जांपल करके बताता हूं। अगर आपको दिया गया है कि x माइनस 1 y माइनस 3 इक्वल्स टू 2 5, यहां से आप, ये एग्जांपल है, आपको बोला गया है कि x माइनस 1 इक्वल्स टू y माइनस 3, x माइनस 1 y माइनस 3 ये जो पेयर है ये किसके साथ इक्वल है? 2 5 के साथ इक्वल है। फाइंड x एंड y। आप x एंड y का वैल्यू निकालिए। कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर ये दो पेयर इक्वल हो गए तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ इक्वल होगा और इस पेयर का सेकंड एलिमेंट इस पेयर के सेकंड एलिमेंट के साथ इक्वल होगा। तो यहाँ हमें दिया गया है कि ये दो पेयर्स इक्वल है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x माइनस 1 इक्वल्स टू 2, ये लिख सकते हैं। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3, ये आ गया। और सेकंड एलिमेंट y माइनस 3 ये किसके साथ इक्वल होगा? 5 के साथ इक्वल होगा। तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 8, 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 8 हो गया। ये एक रिमार्क है। उसके बाद अब देखिए, इसके बाद आप देखिए कि लेट a इक्वल्स टू 1 2 एंड b इक्वल्स टू 4 5। तो a क्रॉस b क्या आ रहा था? हमने लास्ट क्लास में किए थे। क्या किए थे? यहाँ आ रहा था 1 4 1 5 2 4 एंड 2 5।
तो मैं अगर आप लोगों को पूछूं कि जो ए सेट का कार्डिनलिटी क्या है, मतलब एन ए क्या है, यहाँ 2 एलिमेंट है तो एन ए होगा 2 एंड एन बी होगा सिमिलरली, यहाँ भी 2 एलिमेंट है तो 2। देखिए ये दो सेट का कार्डिनलिटी 2 है, मतलब इनके इनमें कितने एलिमेंट है, 2 करके एलिमेंट है। क्लियरली हमें दिख रहा है कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा, कितना हुआ, देखिए 4 है, मतलब 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। समझ में आया ना, ए एलिमेंट में दो, एक सेट में 2 एलिमेंट था, बी सेट में 2 एलिमेंट था, तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट हुआ, 4 एलिमेंट हुआ। तो यहां से हम लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं इफ cardinality of A equals to P and cardinality of B equals to Q, then cardinality of A क्रॉस B होगा P इंटू Q, इसका मतलब PQ। आ गया समझ में। अगर A और B दो सेट दिया जाए जिसका एक का कार्डिनलिटी P और एक का कार्डिनलिटी Q हो, तो A क्रॉस B का कार्डिनलिटी क्या होगा, P इंटू Q, इसका मतलब PQ हो गया। ये हो गया 2 नंबर। फिर 3 नंबर क्या है कि A and B are non-empty set, non-empty sets। अगर A और B में कोई एक भी इनफाइनाइट हो जाए, चलिए ये A है, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है 1 2 3 4 डॉट डॉट करके है, और ये B पॉइंट है यहाँ पे सपोज 6 और 7 है, तो A क्रॉस B में क्या आएगा, 1 6 1 7 2 6 2 7 3 6 3 7 4 6 4 7 5 6 5 7, ऐसे करके चलता रहेगा, ऐसे करके चलता रहेगा। इसका मतलब ये भी इनफाइनाइट हो गया। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ए और बी में कोई एक भी इनफाइनाइट हुआ या बोथ इनफाइनाइट हुए तो ए क्रॉस बी भी इनफाइनाइट हो गया होगा। क्या होगा, ए क्रॉस बी भी इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो जाएगा। ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स इफ either A or B is infinite, then A cross B is also infinite। क्या होगा, A cross B is also infinite। हो गया, ये समझ में आ गया। चलिए इसके बाद करते हैं 4 नंबर। इसके बाद करते हैं 4 नंबर। अगर आपको ए समान मिल गया है, मिलता है ए बी, और आपको निकालना है ए क्रॉस ए, तो आप क्या करेंगे, ए बी के साथ पेयर करेगा, मतलब ए बी यहाँ पे भी ए बी, तो आ जाएगा क्या, ए बी बी ए एंड बी बी, ऐसे करके आ जाएगा। अगर आपको ए क्रॉस ए निकलने दिया गया, तो अगर आपको ए क्रॉस ए निकलने को बोला जाए तो आप क्या करेंगे, ए क्रॉस ए, इसका मतलब यहाँ पे और एक ए बी है, तो अब आप ऐसे करेंगे ए करके ऐसे मतलब आपको यहाँ पे मिलेगा ए बी ए, मतलब ए बी बी ए मिलेगा। उसके बाद बी ए बी
बी ए बी, उसके बाद बी बी ए, बी बी ए एंड बी बी बी, बी 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 ए। तो इसको हम बोलते हैं, तो जनरली अगर हम जनरलाइज करें तो ए क्रॉस ए ऐसे होता है, ए बी सी such that A B C from the set A। यहाँ पे इसको हम बोलते हैं कि ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। समझ में आया? आई होप आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।